हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं हिंदी व्याकरण से टॉप 40 प्लस एमसीक्यू देखने वाले हैं, जो कि हाल ही में जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं जैसे कि मंडी निरीक्षक, परिवहन आरक्षक, डीएड, बीएड, पीएससी सभी में के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। चलो, आज का हमारा पहला क्वेश्चन आता है, हिंदी की स्पर्श, घोष और महाप्राण दंत्य व्यंजन कौन सी है? हिंदी की स्पर्श, घोष, महाप्राण और दंत्य व्यंजन थ है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। स्पर्श व्यंजन किसे कहेंगे? स्पर्श व्यंजन क वर्ग से लेकर म तक के वर्ण को जिसमें 25 वर्ण आते हैं स्पर्श व्यंजन कह लेंगे। ठीक है। अगला आता है इसका दंत व्यंजन। तो त वर्ग के सभी वर्ण को हम लोग क्या कहेंगे? दंत व्यंजन बोलेंगे। इसी प्रकार महाप्राण को देखते हैं। महाप्राण जो होता है वो है प्रत्येक वर्ण का प्रत्येक वर्ण का प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है, चौथा वर्ग जो होता है वो महाप्राण कहलाता है। ठीक है। घोष को देख लेते हैं। घोष घोष में थ जो है सही आपका रहेगा। अभी हम लोगों ने देखा जिसमें दंत्य और महाप्राण दोनों शामिल होते हैं, घोष ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन है स और ह। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं उसको देख लेते हैं। तो जिन वर्णों में उच्चारण के समय मुख से गर्म हवा क्या होता है? गर्म हवा निकलता है, उसे हम लोग ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इस प्रकार ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी में जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को क्या कहते हैं? तो हिंदी में जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उसे हम लोग अघोष ध्वनि कहते हैं। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिसमें प्रत्येक वर्ग जो होता है पहला और दूसरा, जिसमें प्रत्येक वर्ग पहला और दूसरा वर्ण जो होता है स और स, तीनों स आते हैं इसके अंतर्गत। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा नंबर का क्वेश्चन है, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? तो स्वर के बाद आने वाले नासिक ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुस्वार का चिन्ह होता है एक अम का मात्रा जो होता है, जैसे कि एक शब्द ले लेते हैं अम, कम, इस प्रकार अनुस्वार का होता है। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं है। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं है वो है आकाश। आकाश शब्द का अर्थ नहीं होता। जैसे कि रंग का, श्वेत एक रंग को प्रदर्शित कर रहा है, जाति है, अक्षर जो होता है वर्ण का एक अर्थ है। मतलब अक्षर जो है भाषा की एक छोटी इकाई है, लेकिन आकाश जो है किसी को प्रदर्शित नहीं कर रहा है, इसलिए ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसका कोई अनेकार्थी शब्द नहीं होता। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो निम्न में से जो है संबल शब्द है स्त्रीलिंग नहीं है। बाकी यामा, योजना और भिक्षा जो है स्त्रीलिंग शब्द है, और संबल जो है पुल्लिंग शब्द है। याद रखेंगे इसको। ठीक है, पुल्लिंग शब्द है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रववाचक संज्ञा है? द्रववाचक बोला है खटाई, मिठाई और ठंड।
चमड़ा जो है द्रववाचक संज्ञा है, ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि खटाई, मिठास और ठंड जो है भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में एक स्पर्श व्यंजन है। तो निम्नलिखित में स्पर्श व्यंजन जो है छ है, ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क से म तक, क से म तक के 25 वर्ण जो होते हैं वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, कुछ देर पहले मैंने बताया था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से अर्धस्वर कहलाता है। अर्धस्वर जो होता है य है, ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अंतर्गत एक और वर्ण आता है व, य और व वर्ण जो होता है अर्धस्वर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अनुनासिकता गुण क्या है। अनुनासिकता गुण कौन सा है, स्वरों का है, व्यंजनों का है, पदों का है या शब्दों का है। तो अनुनासिकता गुण जो है आपका स्वरों का है, ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो कि मुख और नासिक, जो कि क्या होता है, मुख और नासिक दोनों से निकलता है। ठीक है, अनुनासिक गुण कहलाता है, जिसमें चंद्र बिंदु का उपयोग होता है, याद रखेंगे इसको, चंद्र बिंदु को। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण और ओष्ठ व्यंजन ध्वनि कौन सी है। तो हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है भ, ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, य र ल व व्यंजनों को क्या कहते हैं। य र ल व्यंजनों को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों कहते हैं उसको भी देख लेते हैं। तो जिन वर्णों का उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर और, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच होता है, के बीच होता है, उसे हम लोग अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आता है, हिंदी की तालव्य ध्वनियां हैं। हिंदी की तालव्य ध्वनियां कौन सी है। तो हिंदी की तालव्य ध्वनि है च वर्ग का वर्ण जो होता है च छ ज झ, ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर होता है। तालव्य ध्वनि क्यों बोलेंगे, क्योंकि जिनका उच्चारण, जिसका उच्चारण जो है जीभ, जीभ भाग से, जीभ भाग से तालु को छूता है, जीभ भाग से तालु को छूता है, उसे हम लोग तालव्य बोलेंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अ उच्चारण के आधार पर कौन सा है। तो अ उच्चारण के आधार पर कंठ जो है सही होगा, ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अ जो है कंठ से निकलने वाली ध्वनि है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम कौन सा है। तो हिंदी शब्दकोश के अनुसार, हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल और सचल और सक्षम सही शब्द का क्रम है, ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केदार का पर्यायवाची शब्द है, केदार का पर्यायवाची शब्द है महेश, ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाता है। महेश जो होता है शिव का पर्यायवाची है, याद रखेंगे इसको, महेश जो होता है शिव भगवान का पर्यायवाची है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, द्विरथ का पर्याय क्या है। द्विरथ का पर्याय जो है आपका कुंजर है, ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो हाथी का, जो हाथी के लिए उपयोग किया जाता है दो दांत के लिए। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मृषा किस शब्द का पर्याय है। मृषा जो है मिथ्या शब्द का पर्याय है, ये है मिथ्या, याद रखेंगे, मिथ्या शब्द का पर्याय है, ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा।
मिथ्या जो होता है, मिथ्या का अर्थ है झूठ या असत्य। याद रखेंगे इसको, झूठ या असत्य मिथ्या का अर्थ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, अनुपम शब्द का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? अनुपम शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है वो है अनिल। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनिल का मतलब होता है हवा, हवा का पर्यायवाची है अनिल। और बाकी जो है अनुपम, अनुपम जो है ये उपमा दी जा सकी या बेजोड़ शब्द को प्रकट कर रहा है। ठीक है, बेजोड़ शब्द को अतुल, अपूर्व और अनोखा प्रकट कर रहा है, जबकि अनिल जो है हवा का पर्यायवाची है। इसमें अनुपम का शब्द पर्यायवाची नहीं है तो अनिल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, उत्कंठा का पर्यायवाची है। उत्कंठा का पर्यायवाची लालसा है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पिसुन का पर्यायवाची है। पिसुन का पर्यायवाची चुगलखोर। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। जो चुगली करते हैं, जो पीठ पीछे चुगली करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सप्तशिला किसका पर्यायवाची है? सप्तशिला जो है पान का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिसे हम लोग पान का एक और पर्यायवाची देख लेते हैं, तांबूला जिसे हम लोग बोलते हैं। तांबुल, तांबुल बोलते हैं पान को। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिए गए वाक्य का विशेषण ज्ञात कीजिए। गर्म दूध पीना लाभदायक है। इसमें विशेषण शब्द ज्ञात करना है, किसमें? गर्म दूध पीना लाभदायक है। क्या है? संख्यावाचक है, गुणवाचक है, सर्वनामिक है या परिमाणवाचक है? तो ये आपका गुणवाचक है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि गर्म और लाभदायक जो है ये विशेषण है। याद रखेंगे इसको, गर्म और लाभदायक जो है विशेषण है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कहूँ रावण रावण जग केती पद में रावण शब्द का प्रयोग क्रमशः किसके लिए हुआ है? तो ये हुआ है व्यक्तिवाचक संज्ञा एवं जातिवाचक संज्ञा के लिए हुआ है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, दिए गए शब्द के विशेषण का चयन कीजिए पुस्तक के लिए। विशेषण शब्द की मैं बात करूं तो विशेषण किसे बोलेंगे? पुस्तक एक प्रकार का क्या है? संज्ञा है। पुस्तक एक प्रकार का क्या है? संज्ञा है, जिसे हम लोग विशेषण बनाने के लिए उसमें क्या जोड़ता है? इसे हम लोग पुस्तकीय बोल सकते हैं। पुस्तकीय बोल सकते हैं। इस प्रकार हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, पुस्तकीय। पुस्तक को हम लोग विशेषण के तौर पे पुस्तकीय बोल सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य प्रविशेषण का उदाहरण है? प्रविशेषण का उदाहरण आता है क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित सर्वनाम का प्रकार बताइए। जो परिश्रम करेगा वही सफल होगा। जो परिश्रम करेगा वही सफल होगा। वाक्य में सर्वनाम का प्रकार बताना है। क्या निश्चयवाचक है, पुरुषवाचक है, अनिश्चयवाचक है या संबंधवाचक है? तो दोनों के बीच में क्या हो रहा है? जो परिश्रम करेगा वही सफल होगा, इसमें संबंध का प्रयोग हो रहा है। संबंध का प्रयोग हो रहा है। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप कौन सा होगा? बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप आपका बपौती है। बपौती, ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बपौती किसे बोलेंगे? तो वह संपत्ति
या गुड़ या गुड़ जो पिता से जो पिता से विरासत में मिलता है, विरासत में मिलता है, उसे हम लोग बपौती कहते हैं। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं, इस वाक्य में उस शब्द का क्या अर्थ है। तो उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ है, इस वाक्य का आपका सही आंसर होता है संकेतवाचक विशेषण। वो संकेत देने का काम कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, स्थान व दिशा बोधक का उदाहरण क्या है। स्थान और दिशा बोधक का उदाहरण है सूर्य पूर्व से निकलता है। ये एक दिशा बोधक है। बालक स्कूल जाता है तो कौन सी दिशा में जाता है। सीता गाना गाती है, ये कौन से गाना गाती है, दिशा प्रकट नहीं कर रहा। कोयल कुकू बोलती है, ये भी दिशा प्रकट नहीं कर रहा। लेकिन सूर्य जो है पूर्व दिशा से होता है, प्रॉपर वो पूरी पूर्व दिशा से होता है, ये दिशा बोधक है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, काला घोड़ा वाक्यांश में काला शब्द में वाक्यांश में क्या अंतर पाया है। तो काला घोड़ा वाक्यांश में काला शब्द के लिए घोड़ा शब्द की व्याप्ति मर्यादित हुई है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित 4 वाक्यों में निश्चयवाचक सर्वनाम से संबंधित उदाहरण को चुनिए। तो निश्चयवाचक सर्वनाम है कौन है, सामने जो सुंदर मकान दिखाई दे रहा है वह मेरा है। वो निश्चय है कि वो मेरा है, ठीक है, वो निश्चयवाचक सर्वनाम को प्रकट कर रहा है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाता है। बाकी को देखते हैं, कुछ काम यहाँ पड़े हैं, कुछ काम ये निश्चय नहीं है। जो सोएगा वो खोएगा, तो जो सोएगा ये भी निश्चय नहीं है, कौन सोएगा। आज तुमने क्या खाया, ये भी निश्चित नहीं है, ठीक है। लेकिन जो सामने सुंदर मकान दिखाई दे रहा है वह मेरा है, वो निश्चय है क्योंकि वो मेरा है। ऑप्शन ए जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। संज्ञा या सर्वनाम की जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ लगाव प्रतीत हो उसे कौन सा कारक कहेंगे। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी शब्द के साथ लगाव हो उसे हम लोग संबंधवाचक कहेंगे, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, संबंधवाचक। तो संबंधवाचक क्या ऑप्शन में है, नहीं है। इस प्रकार हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वो संबंध को प्रकट करने कर रहा है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में भाववाच्य है, भाववाच्य को बताना है आपको, ठीक है। मोहन पुस्तक पढ़ता है, श्याम पत्र लिखता है, मोहन से बैठा नहीं जाता या पत्र लिखा नहीं जाता। तो भाववाच्य आपका आता है मोहन से बैठा नहीं जाता। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भाव प्रकट हो रहा है, बैठा नहीं जाता। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अपने पूत को कोई काना नहीं कहता, कहावत का क्या अर्थ है। अपने पूत को कोई काना नहीं कहता, कहावत का अर्थ है अपनी खराब चीज भी किसी को बुरी नहीं लगती। इस प्रकार ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चंदर लगाना मुहावरे का क्या अर्थ है। चंदर लगाना मुहावरे का अर्थ है मरते समय मनुष्य की आंखों का खुला रह जाना। चंदर लगाने मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, लंगोटी में फाग खेलना का सही अर्थ क्या है। लंगोटी में फाग खेलना का सही अर्थ है दरिद्रता से आनंद मनाना। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका बोलने का मतलब है कि अभावों के बावजूद बावजूद
लिखते नहीं बन रहा है, आप लोग आवाज़ से लिख लेंगे। अभावों के बावजूद खुश रहना। अभावों के बावजूद जो है खुश रहना क्या है? दरिद्रता में आनंद माना। लंगोटी फाग से खेलना का सही अर्थ है। क्वेश्चन आता है, प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? प्रयत्न के आधार पर ल जो है आपका पार्श्विक ध्वनि है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? तो प्रत्येक का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक, एक या प्रत्येक, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है? कवि शब्द जो होता है कविगण शब्द का एक वचन है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पंखा का बहुवचन क्या होगा? पंखा का बहुवचन आपका पंखे होंगे। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आ जो है अकारांत पुल्लिंग है। अकारांत पुल्लिंग है, इसलिए बहुवचन बनाने के लिए ए में बदल दिया जाता है, ठीक है। इसलिए पंखा जो है पंखे का बहुवचन शब्द है। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।